वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, कि सियासी जमात क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के इसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, इसकी अक़साम क्या हैं, इसके बाद थेरीज़ रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से जो थेरीज़ हैं कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ उसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, के पॉलिटिकल पार्टी यानी सियासी जमात क्या होती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, के पॉलिटिकल पार्टी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि वेर ग्रुप ऑफ पर्सनस सीक्स टू एक्वायर पॉलिटिकल पावर, तो ये इसमें अहम है कि सीक्स टू एक्वायर पॉलिटिकल पावर बाय कलेक्टिव एक्शन एंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, और ये इसका क्रक्स है, सबसे अहम चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। पॉलिटिकल पार्टी कम्स इनटू बीइंग, तो वो जो सियासी जमात है वो वजूद में आती है। यानी जब भी ग्रुप ऑफ पर्सनस जो लोग हैं वो पावर हासिल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, सीक्स टू एक्वायर पॉलिटिकल पावर बाय कलेक्टिव एक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वो यूज़ करेंगे, यानी आइनी तरीके इस्तेमाल करेंगे पावर में आने के लिए। तो जब कोई पावर में आना चाहता है, हुकूमत बनाना चाहता है और इस हवाले से वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यानी आइनी तरीके इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है कि उसकी एक पार्टी है और वो उस पार्टी के थ्रू पावर में आना चाहता है। यानी माजी में अगर कोई पावर में आना चाहता था तो जंग होती थी, तलवारें चलती थीं और उस बेस पे जो जंग जीत जाता वो पावर में आ जाता। लेकिन आज का दौर जो डेमोक्रेसी का दौर है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जो कोई पावर में आना चाहता है तो वो अपनी पार्टी बनाएगा, पार्टी पावर में आना चाहेगी और उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यूज़ करेगी, यानी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, उसमें जो विन करेगा वो पावर में आएगा। तो ये इसकी एक इनफॉर्मल डेफिनेशन है कि अगर आप पावर में आना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसके लिए आपको एक पार्टी बनाना पड़ेगी। इसके बाद लॉर्ड ब्राइस इसको प्रॉपर डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं कि एज़ ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज़ विद वॉलंटरी मेंबरशिप, यानी ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज़ होती हैं और लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप अपनी पार्टी में किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आए, तो अपनी मर्ज़ी से लोग इसकी मेंबरशिप में आते हैं। देयर कंसनट्रेटेड एनर्जी बीइंग एम्प्लॉयड इन द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल पावर, तो जो उनकी एनर्जी होती है वो एक ही काम की तरफ होती है कि परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल पावर। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बंदा अपनी पार्टी बनाता है तो वो ऐसे नहीं बनाता कि बस पार्टी बन गई। तो पार्टी बनाने का मकसद एक ही होता है कि उसकी जो पार्टी है वो पावर में आए, यानी वो बंदा पावर में आए, वज़ीर आज़म बने, प्रेसिडेंट बने, जैसा भी निज़ाम है किसी भी मुल्क का। तो वो चाहता है कि उसकी पार्टी पावर में आए, उसके जो नज़रियात हैं, उसकी जो आइडियालॉजी है वो प्रिवेल करे और वो अपना जो एजेंडा है, अपना जो उसका प्रोग्राम है वो उसको इन्फोर्स करे। तो लॉर्ड ब्राइस के मुताबिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज़ होती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन इनमें होती है, अपनी मर्ज़ी से आते हैं और जो इनकी पूरी एनर्जी होती है वो पॉलिटिकल पावर की तरफ होती है कि वो उसको गेन करें। तो जब ये सारा सिस्टम होता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो ये था कि पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली होती क्या है। क्रक्स यही है कि ये जो मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, कि अगर आप पावर में आना चाहते हैं तो आइनी तरीके इस्तेमाल करें, इलेक्शन लड़ें और उसके बाद जो विन करेगा वो अपनी पावर बनाएगा, पावर में आएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। तो इस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के इसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो ये इंतहाई आसान सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मेंबर्स हैं कि ज़ाहिर सी बात है, एक अकेला बंदा ना अपनी पार्टी बना सकता है और ना उसको चला सकता है। जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं तो जो पार्टी का चेयरमैन होता है वो टिकट्स देता है अपने मेंबरान को कि कौन किस सीट पे लड़ेगा। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बाअसर मेंबर्स होने चाहिए जो कि सारी सीटों पर कि जिन पर इलेक्शन लड़ा जाता है उस पर वो इलेक्शन लड़े। इसके बाद फ़र्ज़ करें उसकी पार्टी अगर विन करती है तो फिर उसको अपने मिनिस्टर्स बनाना पड़ते हैं, वज़ीर बनाना पड़ते हैं। तो इसके लिए जो मेंबरशिप है वो बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल्स हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हर पार्टी के अपने प्रिंसिपल होते हैं जो कि उसके मेंबर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद प्रोग्राम है। जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात होते हैं, तो उससे पहले हर पार्टी अपना प्रोग्राम बताती है कि फ़र्ज़ करें अगर हम इलेक्शन को जीत जाते हैं तो उसके बाद पावर में आने के बाद हम अपना ये वाला प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमारी पॉलिसीज़ होंगी। तो हर पार्टी का अपना एक प्रोग्राम होता है। इसके बाद लीडरशिप, ज़ाहिर सी बात है हर पार्टी का एक लीडर होता है जिसके बगैर वो पार्टी नहीं चल सकती। इसके बाद गवर्नमेंट पावर होती है। तो ये इसेंशियल नहीं है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव, ये पर्पज़ होता है हर पार्टी का। यानी हर पार्टी तो पावर में नहीं होती लेकिन पावर हासिल करना हर पार्टी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर तो कोई पार्टी फ़र्ज़ करें पावर में है तो कह लें कि वो एक परफेक्ट, एक आइडियल पार्टी है कि उसकी ये सारी चीज़ें भी पूरी हैं और वो पावर में भी है। और अगर कोई पावर में नहीं है तो फिर ये पावर हासिल करना उसका गोल है, उसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये हैं एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के इनमें से अगर कोई भी कम होगा
इस लास्ट वाले के अलावा, तो हम नहीं कह सकते कि वो एक बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, के पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे इमर्ज हुई। तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर इमर्ज हुई। अब इसकी अगर हम बाकायदा हिस्ट्री देखें, इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, तो ये एक बहुत बड़ा और लंबा टॉपिक बनता है। तो मैंने चूँकि अभी आपको और भी चीज़ें बतानी हैं, तो मैं अपने मतलब जो टॉपिक है उसी पर रह रहा हूँ। तो मुख्तसर ये कि सबसे पहले जो टोरी पार्टी थी और विग पार्टी थी, ये दो पार्टीज़ इंग्लैंड के अंदर इमर्ज हुई जब इंग्लैंड के अंदर सिविल वार चल रही थी। और आमतौर पर यही कहा जाता है कि 1660, 1670 और 1680 इसके दरमियान ये दो पार्टीज़ जो है ये बरतानिया के अंदर इमर्ज हुई। जो टोरी पार्टी थी इसे आजकल कंजर्वेटिव पार्टी कहा जाता है, और इसका जो मकसद था वो रॉयल पावर की प्रोटेक्शन था। यानी ये जो पार्टी थी टोरी पार्टी, ये रॉयल पावर के हक़ में थी, ये बादशाहत के हक़ में थी, मोनार्की के हक़ में थी। ये चाहती थी कि जो मोनार्क है, जो बादशाह है, वो रूल करे, उसके पास डिवाइन राइट है, वो जैसे चाहे जिस तरह चाहे रूल करे। जिस तरह हम खुदा को क्वेश्चन नहीं करते, यानी खुदा जिस तरह, यानी डिवाइन राइट क्या है कि जिस तरह खुदा इस दुनिया को रूल कर रहा है, इसी तरह जो बादशाह है वो अपने मुल्क को रूल कर रहा है। तो जिस तरह हम खुदा को क्वेश्चन नहीं करते, क्या खुदा तूने ये क्या कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, तूने ये कैसा निज़ाम बनाया है, तो इसी तरह बादशाह को भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। बादशाह अपने मुल्क के अंदर जो मर्ज़ी करे, जैसे मर्ज़ी काम करे, लोगों को ये हक़ नहीं है कि वो उसको क्वेश्चन करें। तो जो टोरी पार्टी थी ये रॉयल फेवर में थी, यानी मोनार्की के फेवर में थी, और ये चाहती थी कि बादशाह ही बरतानिया को रूल करे। इसके ऑपोजिट जो पार्टी थी वो विग पार्टी थी, जिसे आप लिबरल पार्टी कहा जाता है, और ये इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट थी, ये पार्लियामेंट के फेवर में थी। ये चाहती थी कि जो पार्लियामेंट है उसकी सुपरमेसी होनी चाहिए, यानी जो अहम चीज़ें हैं, अहम बातें हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर डिसाइड होनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट है वो इस बात का फ़ैसला करेगी कि कौन सा नया लॉ बनेगा या कौन सा नया रूल होगा या मुल्क का निज़ाम किस तरह से चलेगा। तो इसके बाद जब 1688 में ब्रिटेन के अंदर ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, तो उसके अंदर जो विग पार्टी थी उसको विक्ट्री हुई। यानी विक्ट्री इस तरह से कि विग पार्टी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़े थे, कि इस तरह से कि 1688 में ये तय पा गया कि जो पार्लियामेंट है वो ज़्यादा सुप्रीम होगी एज़ कम्पेयर टू कि जो मोनार्की है। और 1688 के ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद बरतानिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसका आगाज़ होना शुरू हो गया। तो इस बात को मैं यहीं तक रख रहा हूँ क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा मैं शॉर्ट ही रखता हूँ। तो टोरी पार्टी और विग पार्टी का इस तरह बरतानिया के अंदर इमरजेंस हुआ। इसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो सबसे पहली टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी थी वो ब्रुकरेज टाइप थी, यानी इसमें जो क्लास इंटरेस्ट थे वो देखे जाते थे कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये बेसिकली उनकी पार्टीज़ थी और सिर्फ उनके इंटरेस्ट को ये देखती थी। दूसरी, यानी ये पहली से एवोल्यूशन हुई और दूसरी बनी जिसको सेड्रा पार्टी कहते हैं। सेड्रा पार्टी नेशनल इंटरेस्ट के बेस पर थी, यानी ये नेशनल इंटरेस्ट को देखती थी और उस बेस पे ये इसकी मेंबरशिप थी और ये आगे चलती थी। दूसरी से एवोल्यूशन हुई तीसरी, और इसमें आई ओपन टू पब्लिक मेंबरशिप, यानी ये मैस पॉलिटिकल पार्टी है कि इसमें सारे के सारे लोग यानी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी पहली की मेंबरशिप तो इंतहाई कम थी कि जिसमें सिर्फ जो लैंडलॉर्ड्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सिर्फ वो आ सकते हैं। दूसरी में ये तो शामिल हैं ही, इसके अलावा कुछ और एडिशनल इसमें आ जाते हैं, यानी आर्मी मैन आ जाते हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स आ जाते हैं, पॉपुलर लीडर्स आ जाते हैं, इस तरह के जो कि नेशनल इंटरेस्ट को देखकर आगे मुल्क को लेकर चलते हैं। और ये जो तीसरी है ये मैस पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें मैं भी, आप भी, सारे भी शामिल हो सकते हैं, यानी ओपन टू पब्लिक मेंबरशिप है कि इसमें किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये किसके इंटरेस्ट को शो करती है। यानी पहली सिर्फ लैंडलॉर्ड्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये उसमें यानी थोड़ी सी एवोल्यूशन उसमें आ जाती है, उसमें नेशनल लीडर्स जिस तरह मैंने कहा, आर्मी मैन आ जाते हैं। और ये जो तीसरी है इसमें फिर हर बंदे का ख्याल रखा जाता है, यानी चूँकि ये मैस पॉलिटिकल पार्टी है, अवाम इसको सपोर्ट करती है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के पॉलिटिकल पार्टीज़ की अक़साम क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है द रिएक्शनरी पार्टी, यानी जो कि रिएक्शनरी होती है। तो ये क्या चाहती है, विश ओल्ड ऑर्डर विच इज़ डेड ग्लोरीज वर इन पास्ट, यानी रिएक्शनरी पार्टी उस मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करती है जो कि माजी में तो बहुत ज़्यादा अजीम शान था, माजी में बहुत ज़्यादा ग्लोरियस था, लेकिन इस वक्त क्या है, अब डेड है, अब ख़त्म हो चुका है। वो सारी की सारी जो ग्लोरीज थी वो एंड हो चुकी हैं और अब वो एक नॉर्मल कंट्री के तौर पर चल रहा है। लेकिन रिएक्शनरी पार्टी चाहती है कि वो जो ओल्ड ऑर्डर है कि जिसमें हम अजीम शान थे वो वापस आ जाए, विश ओल्ड ऑर्डर।
तो इस हवाले से जो फाशिस्ट इटली है इसकी मिसाल दी जाती है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद मुसोलिनी इटली के अंदर पावर में आया तो उसने अपनी एक पार्टी बनाई, फाशिस्ट पार्टी, और उसमें उसका मकसद ये था कि जब रोमन अम्पायर था, यानी माजी में रोमन अम्पायर का जो दौर था वो दोबारा वापस आए। यानी रोमन अम्पायर के दौर में जो इटली था उसने रूल किया, उसका अपना एक अम्पायर था जिसे रोमन अम्पायर कहते हैं। तो जो मुसोलिनी था वो चाहता था कि वो जो दिन है वो हमारे दोबारा वापस आए, और उस बेस पे वो अपनी पार्टी चला रहा था। तो ये इसकी एक अच्छी मिसाल है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कंजर्वेटिव पार्टी। ये क्या चाहती है? सीक्स टू प्रिजर्व ओल्ड ऑर्डर, वांट स्टेटस को स्टिल ग्लोरियस। यानी जो रिएक्शनरी पार्टी थी ये तो उस मुल्क में एग्जिस्ट करती है जो कि माजी में ग्लोरियस था लेकिन अब नहीं है, लिहाजा पार्टी चाहती है कि दोबारा ग्लोरियस हो जाए। कंजर्वेटिव पार्टी उस मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करती है जो कि अभी भी ग्लोरियस है, स्टिल ग्लोरियस, अभी भी स्टिल ग्लोरियस है, और पार्टी चाहती है कि जो स्टेटस को है ये कायम रहे। यानी स्टेटस को हम किसे कहते हैं कि स्टेटस को हम बोलते हैं कि जो चीज़ जैसी है वो वैसे ही रहे। यानी जो निज़ाम पीछे से चलता आ रहा है सदियों से, सालों से, या जैसे भी, वो निज़ाम वैसे का वैसे आगे चलता रहे, उसमें कोई तब्दीली ना आए। तो इसको हम स्टेटस को बोलते हैं, यानी जो हालात जैसे हैं वो वैसे ही रहें, उसमें हम तब्दीली ना करें। तो सीक टू प्रिजर्व ओल्ड ऑर्डर, तो जो पुराना ऑर्डर है, यानी पुराने जो आपकी ग्लोरीज हैं वो चलती आ रही हैं, वो वैसे की वैसे ही रहें, उसमें आप तब्दीली ना करें। तो कंजर्वेटिव पार्टी ऐसे मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके बाद आता है लिबरल, मॉडरेट और प्रोग्रेसिव पार्टी। ये क्या चाहती है? एडवोकेट सोशल चेंज, प्रोग्रेस एंड फ्रीडम। यानी ये बिल्कुल इसके उलट है, यानी पहली जो थी ये दूसरी के उलट है और दूसरी पहली के उलट है। इसके बाद जो कंजर्वेटिव है ये इसके लिबरल के उलट है और ये उसके। तो वो कंजर्वेटिव वाले चाहते हैं कि कोई चेंज ना आए, स्टेटस को रहे, जबकि मॉडरेट या प्रोग्रेसिव चाहते हैं कि तब्दीली आए, ठीक है, जो जैसे हालात हैं उसके मुताबिक अपने आप को डालना चाहिए। जो प्रोग्रेस और फ्रीडम है यानी इसको ये फेवर करते हैं। इसके बाद रेडिकल और रेवोल्यूशनरी पार्टी है। अब ये क्या चाहती है कि स्टैंड फॉर रेडिकल चेंज, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ये इसकी मिसाल है। तो रेवोल्यूशनरी पार्टी का मतलब, यानी रेवोल्यूशन का मतलब ही ये है कि रातों रात चीज़ों का बदल जाना। यानी एक है जिस तरह ऊपर मैंने लिखा है मॉडरेट पार्टी या एवोल्यूशनरी पार्टी भी आप कह सकते हैं। यानी एवोल्यूशन होता है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें, जबकि रेवोल्यूशन होता है कि आप रातों रात चीज़ों को चेंज कर दें। तो रेवोल्यूशनरी पार्टी चाहती है कि स्टैंड फॉर रेडिकल चेंज, मतलब कि बिल्कुल चीज़ों को चेंज कर दो, नए कानून बना दो, नई पॉलिसियाँ बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये इसकी मिसाल है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती है कि वो एक रेवोल्यूशन लेके आए कि जिसमें जो मालदार तबका है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उसको वो ख़त्म कर दे और एक जो स्टेटलेस सोसाइटी है उसको वो कायम करे। तो ये पार्टी मतलब कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर माजी में एग्जिस्ट करती रही है, जिस तरह रशिया के अंदर, चाइना के अंदर भी, और इसकी जो दूसरी किस्म है सोशलिस्ट पार्टी, ये भी अभी भी कई मुल्कों में मौजूद है। तो यानी इसकी मिसालें भी हमें अक्सर जगह मिल जाती हैं। तो ये 4 तरह की पार्टीज़ हैं, रिएक्शनरी, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल और रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसके बाद सबसे आखिर में हम देखते हैं थेरीज़ ऑफ ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, के पॉलिटिकल पार्टीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी क्या थेरीज़ हैं। तो इनके हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे क्योंकि पहले ही वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो उसका हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है द थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर। इस थ्योरी के मुताबिक इंसान की 2 नेचर्स हैं, एक है कंजर्वेटिव नेचर, जिस तरह मैंने पीछे भी आपको बताया, और दूसरी है रेवोल्यूशनरी। यानी जो कंजर्वेटिव नेचर के लोग हैं वो चाहते हैं स्टेटस को, यानी जो निज़ाम जैसे चलता आ रहा है वो वैसे ही रहे, उसमें तब्दीली ना आए, चीज़ें जैसे हैं वो वैसे की वैसे रहें, यानी निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। और दूसरे हैं रिएक्शनरी, ये बिल्कुल उलट हैं, ये चाहते हैं कि जो निज़ाम जैसे चलता आ रहा है वो वैसे ना रहे, बल्कि उसमें तब्दीली की जाए, कुछ चीज़ें ऐड की जाएँ, कुछ चीज़ें रिमूव की जाएँ, वक्त के तकाज़े के मुताबिक उसमें कुछ ना कुछ ऐड या रिमूव किया जाए। तो इस तरह इंसान की 2 नेचर्स हैं, एक कंजर्वेटिव होगी और दूसरी रिएक्शनरी होगी। तो जो लोग कंजर्वेटिव नेचर्स के हैं वो अपनी अलहदा पार्टी बना लेते हैं, और जो रिएक्शनरी हैं वो अपनी अलहदा पार्टी बना लेते हैं, और इस तरह जो पार्टी का ओरिजिन इस तरह से हुआ। दूसरे नंबर पर आता है द थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन। तो ये तो सिंपल सी बात है कि इंसान के जो नज़रियात हैं वो शुरू से ही दूसरे से मुख्तलिफ रहे हैं। तो कुछ जो होते हैं वो कैपिटलिस्ट होते हैं, कुछ सोशलिस्ट होते हैं, कुछ कम्युनिस्ट होते हैं, कुछ चाहते हैं कि खिलाफत के निज़ाम वापस आए, कुछ कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो चलनी चाहिए, कुछ कहते हैं डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, कुछ कहते हैं मोनार्की होनी चाहिए। तो हर इंसान की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उसके मुताबिक वो अपनी पार्टी बनाता है। तो फिर जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं वो उस पार्टी के अंडर आ जाते हैं। अगर कोई कहता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए तो लोग उसको यानी उसके जितने भी हामी होंगे वो अपनी पार्टी के नीचे आएंगे। जो चाहता है डिक्टेटरशिप हो वो हो जाएगा, जो
कम्युनिस्ट है, जो सोशलिस्ट है, तो इस तरह इनके जो सपोर्टर्स हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। तो इस तरह एक जो पार्टी का ओरिजिन है उसकी एक ये वजह है। तीसरे नंबर पर आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक और क्लास कन्फ्लिक्ट। तो ये भी बात बड़ी सिंपल है, अगर आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा हुआ है तो ये भी बड़ा क्लियर पॉइंट है। तो हम जानते हैं कि जो दुनिया है वो हैव्स और हैव्स नॉट में बटी हुई है। यानी हैव्स वो हैं कि जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कैपिटलिस्ट हैं उनके पास सरमाया है और वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। दूसरी तरफ हैव्स नॉट वाले हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करते, उनके पास सरमाया नहीं है, दौलत नहीं है, उनके पास सिर्फ अपनी एक ही चीज़ है और वो है लेबर। तो वो चूँकि कोई चीज़ कंट्रोल नहीं करते, उनके पास सरमाया नहीं है, लेकिन हैं वो तादाद में ज़्यादा, और ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है ये तादाद में कम है। तो एक तरफ हैव्स हैं और दूसरी तरफ हैव्स नोट हैं। तो हैव्स वाले चीज़ों को अपनी तरह लेके चलना चाहते हैं, हैव्स नोट वाले अपनी तरह लेके चलना चाहते हैं। लिहाजा हैव्स वाले अपनी पार्टी बना लेते हैं, हैव्स नोट वाले अपनी पार्टी बना लेते हैं, और ये एक वजह बन गई पॉलिटिकल पार्टी के ओरिजिन का। तो ये थी 3 थ्योरीज, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इनके आर्गूमेंट्स बताए हैं, इनकी प्रॉपर आगे डिटेल नहीं बताई, तो ये इतना ही काफ़ी है। तो ये था ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कि इसकी हमने डेफिनेशन देखी, एलिमेंट्स, हिस्ट्री, काइंड्स देखी और थेरीज़ देखी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोपेगेंडा क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बता दिया, लॉ क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, इसके अलावा हिस्ट्री पे अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।